हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो क्लास 12th के लिए है। आपका एक सब्जेक्ट है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। तो उसकी यूनिट 2 यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, टेक्सटाइल डाइंग यानी कि कपड़ा रंगाई। और इसके यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। इजी नोट्स के टाइप से मैंने यहाँ पे सब चीज़ें जॉइंट करी है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, एक माइंड मैप की तरह पहले देख लेते हैं, ठीक है। हमें क्या क्या पढ़ना है? डाइज एंड पिगमेंट्स यानी कि रंग और रंग द्रव्य। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डाइज, यहाँ पे हम पहले तो अलग अलग डाइज देखेंगे, फिर उनके फीचर्स देखेंगे, उनके एप्लीकेशंस भी देखेंगे, ठीक है। फिर द सिलेक्शन ऑफ डाइज, डाइंग ऑब्जेक्टिव्स, डाइंग मेथड्स और स्टाइल ऑफ डाइंग। तो देखिए, ये जो वीडियो का पार्ट है ना, इसमें मैं आपको ये दो चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहले तो कि डाइज और पिगमेंट्स के बारे में, और इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डाइज। इसके अंदर क्या क्या आएगा आपके, कौन कौन से डाइज होते हैं और क्या क्या उनके फीचर हैं, और क्या क्या एप्लीकेशन में कैसे उनकी एप्लीकेशन करी जाती है, ठीक है। और बाकी के जो आपके 3 ये बचते हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो हम इसके पार्ट 2 में कवर करेंगे, ओके। सो सबसे पहले देखो डाइज एंड पिगमेंट्स। तो देखो, कलरिंग के मटेरियल जो है ना, यानी कि रंग सामग्री, वो 2 टाइप्स की है, डाइज और पिगमेंट्स, ठीक है। रंग यानी कि डाइज क्या होते हैं? इंटेंस कलर होता है, मस्ट हैव सॉल्युबिलिटी इन वाटर ड्यूरिंग डाइंग स्टेज। तो देखो, जब उनको डाई करते हैं ना, तो ये सॉल्यूबल है वाटर में, ठीक है। और ये क्या है? इनसॉल्यूबल है, ठीक है, वाटर या फिर कॉमन सॉल्वेंट्स के अंदर। उसके बाद देखो, अगर आप हिंदी में देखो तो गहरा रंग होता है इनका, इंटेंस कलर यहाँ लिखा हुआ है। इंटेंस कलर तो इनका भी होता है, ठीक है। तो पानी में ये घुलनशील है, और रंग चरण के दौरान यानी कि रंगाई के टाइम पे। और इनका भी गहरा कलर होता है, तीव्र कलर होता है, लेकिन ये क्या है? घुलनशील। इसके बाद देखो, मस्ट हैव सब्सटेंटिव सब्सटेंटिविटी फाइबर ड्यूरिंग डाइंग स्टेज, यानी कि रंगाई चरण के दौरान फाइबर की स्थिरता होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि ये कपड़े पे रुकते हैं, ठीक है, ऐसे निकलेंगे नहीं आपके कलर, ये क्या है? स्थिर है। यानी कि जहाँ पे भी, जिस भी फाइबर पे, जिस भी फैब्रिक पे कलर डाइस लगाए जाएंगे, वो वहाँ पे स्थिर होंगे, सब्सटेंटिव होंगे, ओके। और यहाँ पे क्या लिखा है? ये इतने सब्सटेंटिव नहीं होता, ठीक है, इतने ज़्यादा स्थिर नहीं है, ठीक है। और इनका मॉलिक्यूलर साइज क्या होना चाहिए? स्मॉल। और इनका क्या है? वेरीज करता है, कि मतलब या तो लार्ज से स्मॉल कोई भी साइज हो सकता है पिगमेंट्स का। नेक्स्ट देखो, स्टेबल टू फर्दर ट्रीटमेंट्स, प्रोडक्शन एंड नॉर्मल यूज, यानी कि क्या है? ये स्टेबल है, और ये भी क्या है? स्टेबल। इसके बाद देखो, एबल टू अक्वायर ड्यूरेबिलिटी टू वेट ट्रीटमेंट्स, और ड्यूरेबिलिटी डिपेंड्स ऑन बाइंडर्स, यानी कि ये किस पे डिपेंड करते हैं? बाइंडर। बाइंडर होता है जो हम कलर के साथ मिला के अप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये ऐसी ड्यूरेबल है ये, ओके। इसको हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। आप एक बार ये पॉइंट्स देख लेना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डाइस। तो इसके अंदर हम जो जो डाइस पढ़ेंगे वो देखो, आपको यहाँ पे मैंने अच्छे से यहाँ पे लिखा है। पहला है आपका वेट डाइस, फिर अजॉइक या फिर नेपथॉल डाइस, डायरेक्ट डाइस, सल्फर डाइस, रिएक्टिव डाइस, डिस्पर्स, बेसिक एसिड, और क्रोम, मॉर्डेंट या फिर मेटेलिक डाइस, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम यहाँ इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आगे देखो, आप वेट डाइस के बारे में देख लेते हैं कि ये डाइस क्या है? इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, ठीक है। तो हिंदी में देखो, अघुलनशील कार्बनिक यौगिक। तो डू नॉट हैव सब्सटेंटिव सेल्यूलोज, यानी कि स्थिर रहने वाले जो सेल्यूलोज होते हैं ना, जो कपड़े पे कलर या डाई को रोकते हैं, वो इसमें नहीं होते, ठीक है। कोई सेल्यूलोज की कोई सार्थकता नहीं है। वाइडली यूज्ड फॉर सेल्यूलोज फाइबर्स में इनका ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। चाहे एमसीक्यू में ऐसे भी आपके पूछ सकता है ये छोटी छोटी चीज़ें। तो देखो, ये सेल्यूलोज फाइबर में मेनली यूज़ होता है। इसके बाद देखो, कैन ऑल्सो बी यूज फॉर प्रोटीन और नायलॉन फाइबर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दे प्रोड्यूस गुड कलर रेंज बट लिमिटेड। तो अच्छी कलर रेंज तो है बट लिमिटेड है। तो क्या क्या है इसमें? ऑरेंज, ब्लू, ब्राइट ग्रीन, और जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर आते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लार्ज अमाउंट ऑफ डाई, यानी जितना ज़्यादा आप डाई यूज़ करोगे ना, उतना डीपर इसका क्या आता है? शेड। नेक्स्ट देखो,
एप्लीकेशन कैसे होती है इसकी? फर्स्ट दीज डाइज आर कन्वर्टेड इनटू वाटर सॉल्युबल फॉर्म। पहले इनको वाटर सॉल्युबल फॉर्म में लाया जाता है। कैसे लाया जाएगा? कॉस्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के यूज से, ठीक है। इनको हमने सॉल्युबल फॉर्म में लाया क्योंकि क्यों लाया? क्योंकि ऑब्वियसली इनसॉल्युबल है। उसके बाद व्हेन दिस डाइज बिकम सॉल्युबल, जब ये सॉल्युबल बन जाते हैं वाटर में तो इसको अप्लाई किया जाता है फैब्रिक में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर द एप्लीकेशन दिस डाइज आर अगेन कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल। फिर से क्या हो जाता है? ये इनसॉल्युबल बन जाते हैं बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस विद द यूज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एसिटिक एसिड और सिंपली बाय एयर ऑक्सीडाइजेशन। तो फिर से क्या हो जाते हैं? ये इनसॉल्युबल। नेक्स्ट देखो, मोस्ट डिफिकल्ट प्रोसेस होता है इसका, और इसको कौन कर सकता है भाई? ये स्किल्ड पर्सन। यहाँ पे अभी तक हम वेट डाइस की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। इतने सारे पॉइंट्स है इसके। एग्जाम में वेट डाइस के बारे में कुछ भी पूछे, इसमें से आप कुछ भी लिखो, लेकिन उसमें वर्ड लिमिट देख लेना आपका कि 3 मार्क का क्वेश्चन है या 5 मार्क का। आप ये सारे पॉइंट ऐड करोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, ओके। अब ये देखो कि ये किस किस जगह पे जो स्थिर होते हैं, यानी कि वो है ना जल्दी हटेंगे नहीं आपके। तो कैसे कैसे? क्रॉकिंग के टाइम पे, पर्सपिरेशन यानी कि पसीना होता है जो, क्लोराइन ब्लीचिंग के टाइम पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट्स में ना ये आपके स्थिर रहेंगे, तो ये जल्दी हटेंगे नहीं। स्थिरता होती है एजेंट और उच्च तापमान उपचार, यानी कुछ भी इन जो मैंने आपको चीज़ें बताई इस टाइम पे, इनमें ये हटेंगे नहीं जल्दी, ठीक है। दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव डाइंग प्रोसेस, ठीक है, एंड हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ डाई एंड केमिकल प्रिवेंट इट फ्रॉम यूजेस ऑफ नॉर्मल फैब्रिक्स डाइंग। तो ये ना बहुत एक्सपेंसिव है और कुछ ही फैब्रिक्स पे इसको यूज़ करा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोटीन फाइबर बताया था मैंने आपको, और मैंने आपको बताया था सेल्यूलोज वाला फाइबर, तो इन चीज़ों में, और नायलॉन फाइबर बताया था मैंने आपको, ठीक है। वेट डाइज आर यूज्ड ऑन बेस्ट क्वालिटी ऑफ फैब्रिक वेयर ऑल around fastness is required. Indigo is the first known class of natural wet dye. तो natural wet dye आपको फिलिंग द ब्लैंक से कैसे भी पूछ सकते हैं कि natural wet dye जो है फर्स्ट नोन यहाँ पे बता रहे हैं इंडिगो, ओके, याद रखना आप। नेक्स्ट देखो, अजोइक या फिर नेफ्थॉल डाइज, ये आपका सेकंड टाइप ऑफ डाई हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो एजोइक डाइज आर ड्राइड फ्रॉम अराइल अमाइड्स। कहाँ से ड्राइव हुआ? ये अराइल अमाइड्स में से। ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये अराइल अमाइड में से। कहाँ से? तो इसके अंदर से क्या निकला? एजोइक डाइड, ठीक है। These chemical compounds cannot be used directly as dyes, तो हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते एज अ डाई। तो however the dyes are formed inside the fiber by the reaction of primary amines with naphthals। तो देखो, अगर आप इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते ना, तो इसको फाइबर के अंदर हम यूज ऑफ अमाइंस या फिर नेफ्थॉल से मतलब इनके रिएक्शन से इसको डाइस को हम उतारते हैं कपड़ों पे, ठीक है, अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशन। मतलब जो भी कंडीशन होती है उस स्टेट में रख के इसको यूज किया जाता है। हेंस दीज डाइज आर ऑल्सो कोल्ड इनग्रेन डाइज। तो इनको क्या कहते हैं? एक तो इनग्रेन डाइज, अजोइक डाइज हमने ऊपर देखा, और हमने देखा नेफ्थॉल। अब यहाँ पे आया इनग्रेन, और ये देखो अजो ग्रुप इज जनरली प्रेजेंट इन द क्लास ऑफ डाइज, तो इसको हम अजो डाई भी बोलते हैं। इसके 4 नाम आ गए हमारे सामने, ठीक है। तो इसी टाइप से आप याद करना। साथ में जिन बच्चों को हिंदी मीडियम में हेल्प चाहिए वो वीडियो को पॉज कर करके यहाँ पे भी देखो। बाकी मेरी एक्सप्लेनेशन तो आप देख ही रहे हो, हिंदी में भी है, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आई होप ऐसा ही है। नेक्स्ट देखो, insoluble in water and primarily used for cellulose fiber, ठीक है। ये भी सेल्यूलोज फाइबर के लिए प्राइमरीली यूज होते हैं और वाटर में insoluble होते हैं, ठीक है। यूज्ड विद ट्राइसेटेट टू प्रोड्यूस ब्लैक शेड। अगर इसमें आपको ब्लैक शेड लाना है ना तो ट्राइसेटेट। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा डाई जो है ब्लैक शेड लाने के लिए, ब्लैक शेड लाने के लिए ट्राइसेटेट से यूज़ होता है इसके अंदर, तो आपको एजोइक डाइज लिखना होगा, या फिर ऑप्शंस पे कुछ भी हो, एजो डाई हो सकता है, नेफ्थॉल डाई हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दीज डाइज प्रोड्यूसेस फुल रेंज ऑफ रेड, orange, brilliant yellow color along with maroons, scarlet, deep black and burgundies। तो ये कलर्स इसमें बता दिए, याद रखना आप। अजोइक डाइज लैक ग्रीन एंड ब्राइट ब्लू कलर, ठीक है। तो कहाँ पे ये फीके पड़ जाते हैं भाई? ग्रीन और ब्राइट ब्लू में, ठीक है। एक और चीज़ इसकी देखो, एप्लीकेशन है मे बी यहाँ पे, दिस डाइज आर अप्लाइड इनटू 2 स्टेजेस, ठीक है। तो एप्लीकेशन कैसे होएगा? इसकी 2 स्टेजेस में होती है। फर्स्ट जो होती है ना उसको बोलते हैं नेफ्थोलेशन ऑफ फैब्रिक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? नेफ्थोलेशन ऑफ फैब्रिक। इसको हम हिंदी में भी यही बोलते हैं, ठीक है, नेफ्थोलेशन
और इन द सेकेंड स्टेज, इस स्टेज के बाद सेकेंड स्टेज में क्या होता है, द फैब्रिक इज ट्रीटेड विद सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ प्राइमरी अमाइंस। उसके बाद इसको सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ प्राइमरी अमाइंस के साथ ट्रीट करते हैं, मे बी उसमें डाला जाता है या जिस भी टाइप से कोल्ड कंडीशन होती है, और ये इसकी वो है यहाँ पे तापमान। उसके बाद हेंस दीज डाइज आर आल्सो कोल्ड आइस कलर, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइस कलर भी कहते हैं। देखिए इसके कितने सारे नाम है, ठीक है। टू दिस दीज डाइज आर द फर्स्ट चॉइस ऑफ द डायर्स ऑफ बटिक। तो बटिक प्रिंटिंग के लिए भी एजोइक डाइज को बहुत अच्छा समझा जाता है, ठीक है। तो आप ये भी याद रखो, दीज डाइज हैव गुड कलर फास्टनेस टू वॉशिंग एंड ड्राइंग क्लीनिंग, पुअर टू गुड फास्टनेस टू लाइट। तो मतलब मे बी कि वॉशिंग और ड्राई क्लीनिंग में ही अच्छे होते हैं, लेकिन लाइट में हम कह नहीं सकते, पुअर टू गुड के बीच में कुछ भी हो सकता है लाइट में, या किस टाइप का टेम्परेचर में है वो डिपेंड करता है। डार्क कलर है पुअर फास्टनेस टू क्रॉकिंग, अजोइक डाइंग प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग, ये भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट देखो, ये हिंदी में था। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट डाइस। तो डायरेक्ट डाइस क्या होता है, दीज डाइज आर ड्राइव्ड फ्रॉम फॉर्मुलेशन ऑफ बेंजीन सॉल्ट्स, ठीक है। आपका एजोइक डाइस कहाँ से आया था, आपने देखा था ना ऊपर, अराइल एमाइड से निकल के आया था वो, ठीक है। उसका कार्बन जो भी कंपाउंड था वो, तो ये कहाँ से निकलता है भाई, बेंजीन सॉल्ट से, ठीक है। ये क्या है, वाटर सॉल्यूबल है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, इनसॉल्यूबल होता है, फिर उनको सॉल्यूबल बनाना पड़ता है, बट ये क्या है, डायरेक्ट है, इसका नाम से पता चलता है वाटर सॉल्यूबल है ये, और लीस्ट एक्सपेंसिव है, ठीक है। ये भी अच्छा पॉइंट है, इसका एक प्लस पॉइंट है। दीज डाइज आर इजी टू अप्लाई एंड कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली, ठीक है। तो आपको इजी हो जाएगा नाम याद करना, फिर ये सारी चीज़ें इससे मैच ही हो रही है, ठीक है। ऑन द फैब्रिक, तो डायरेक्टली इसको हम अप्लाई कर सकते हैं फैब्रिक पे विदाउट एनी प्री ट्रीटमेंट, इसके लिए कोई प्री ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। डाई फिक्सिंग एजेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू फिक्स दिस कैटेगरी ऑफ डाई, यानी कि हमें कोई फिक्सिंग एजेंट भी नहीं चाहिए। दिस डाइज आर वाइडली यूज्ड ऑन सेल्यूलोजिक फाइबर्स, ठीक है। ये भी भाई सेल्यूलोजिक फाइबर्स मेनली सब में आ रहा है, इसमें भी यही है, मेनली वाइडली किस में यूज होता है, इन सेल्यूलोजिक फाइबर के अंदर। डायरेक्ट डाइज आर हैविंग वाइड रेंज ऑफ कलर एंड शेड्स, तो भाई इसकी भी वाइड रेंज ऑफ कलर एंड शेड है। तो द फैब्रिक डाइड विद द डायरेक्ट डाइज जनरली डज नॉट हैव ब्राइट कलर, तो अगर आपने डायरेक्ट डाई यूज़ किया तो जनरली इसका है ना ब्राइट कलर नहीं होगा। अमंग द ब्राइट कलर ओनली ब्राइट ग्रीन, और ब्राइट कलर में भी अगर आप देखो तो ब्राइट ग्रीन अवेलेबल है, ओके, बट मोर एक्सपेंसिव देन एनी अदर कलर। अगर आपको ब्राइट कलर ही चाहिए तो आपके लिए ग्रीन अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव होगा दूसरे कलरों से। तो ये आपका हिंदी में है, यहाँ पे जहाँ जहाँ मुझे लगा लिखना चाहिए हिंदी में मैंने वहाँ पे लिखा है, और जहाँ नहीं लिखा तो उसमें यही है कि लैंग्वेज ईजी है, बच्चों को ऐसे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। वाटर सॉल्यूबल है ये, ठीक है, मैंने पहले बता दिया। कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड, दीज डाइज हैव गुड कलर फास्टनेस टू प्रेस्पिरेशन एंड ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग में भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पसीना और कुछ भी तरीके के लिक्विड में भी इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। सम डायरेक्ट डाइज आर मेटलाइज्ड विद कॉपर टू इंक्रीज देयर लाइट फास्टनेस, तो देखो कॉपर के साथ भी इसको मिला के यूज किया जाता है, ठीक है। इन अदर केसेस कॉपर सॉल्ट्स आर अप्लाइड एज एन आफ्टर ट्रीटमेंट, ठीक है। आफ्टर ट्रीटमेंट की तरफ कॉपर, मतलब आफ्टर ट्रीटमेंट के लिए कॉपर सॉल्ट यूज किया जाता है फॉर इम्प्रूविंग लाइट एंड वॉश फास्टनेस, देखो ताकि किसी भी टाइप से टेम्परेचर पे या फिर वॉशिंग से इसको कोई फर्क ना पड़े, तो वो शायद फैब्रिक पे डिपेंड करता होगा। दीज डाइज हैव पुअर फास्टनेस टू वॉशिंग एंड क्रॉकिंग, अब देखो यहाँ पे क्या आया कि वॉशिंग एंड क्रॉकिंग में भाई इनको फर्क पड़ जाता है डाइज पे, ठीक है। Majority of the direct dyes are used as background color of discharge printing, ऊपर आया था बटिक प्रिंटिंग फॉर एजोइक कलर, इसको अच्छा माना जाता है उसके लिए, और डिस्चार्ज प्रिंटिंग के बैकग्राउंड के लिए हम अच्छा मानते हैं डायरेक्ट डाइज को, ठीक है। ये आपका हिंदी में था यहाँ पे। इसके बाद देखो सल्फर डाइज, वो आपका डायरेक्ट डाइज यहीं पे खत्म हो जाता है। सल्फर डाइज में क्या है, दीज डाइज आर ड्राइव्ड फ्रॉम फॉर्मुलेशन ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग सल्फर, ठीक है। अब ये कहाँ से निकला, कंपाउंड सल्फर से, ठीक है।
दीज आर वाटर इंसॉल्यूबल, अभी इंसॉल्यूबल है वाटर में, और अप्लाइड बाय एग्जॉस्ट डाइंग मेथड। इसमें ये कैसे अप्लाई होता है? एग्जॉस्ट डाइंग मेथड से, ठीक है, ये आपको याद करना है। सल्फर डाइज आर वाइडली यूज फॉर सेल्यूलोसिक फाइबर, ये भी सेल्यूलोसिक फाइबर के लिए ज़्यादातर यूज होता है, और फॉर डार्कर शेड्स, ठीक है, डार्कर शेड्स के लिए, सेल्यूलोसिक फाइबर के लिए एग्जॉस्ट डाइंग मेथड होता है, इंसॉल्यूबल है और सल्फर से निकला है, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट से आप याद कर लोगे। आगे देखो, आप हिंदी वाले बच्चे अगर किसी को इंग्लिश में परेशानी हो तो आप ये देख लेना, एक ही चीज़ लिखी है वैसे तो इसमें। आगे देखो, एप्लीकेशन प्रोसेस देखेंगे अब यहाँ पे हम। दीज आर वाटर इंसॉल्यूबल डाइज एंड कैन नॉट बी अप्लाइड फैब्रिक पे हम इसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सल्फर डाइज जो है आर मेड वाटर सोल्यूबल बाय, हम इसको वाटर सोल्यूबल कैसे बनाएंगे? रिड्यूसिंग विथ, यानी हम किसका यूज करेंगे? सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फैब्रिक। देन देखो, डाई आर स्टिल इनसॉल्यूबल देन स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड, अगर अभी भी आपका डाई इनसॉल्यूबल है तो आप थोड़ा सा अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रो सल्फाइड ऐड कर लो विथ वार्म वाटर, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कैसे कैसे कंडीशन में अगर आपका फिर भी इनसॉल्यूबल डाई रह जाता है तो आप थोड़ा सा अमाउंट में सोडियम हाइड्रो सल्फाइड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपकी एप्लीकेशन के बारे में। फिर आप देखो, वंस द डाई बिकम वाटर सॉल्यूबल इट इज अप्लाइड बाय एग्जॉस्ट, अगर मैंने आपको मेथड बताया था कौन सा होता है? एग्जॉस्ट डाइंग मेथड यूज करके आप इसको अप्लाई करो। फिर अगर आपका इनसॉल्यूबल बन जाता है तब, सॉरी, जब आपको सॉल्यूबल बन जाएगा, जब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डाइंग, जब आपकी डाइंग पूरी हो जाए तो सल्फर डाइज आर अगेन कन्वर्टेड इनटू वाटर इनसॉल्यूबल बाय ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस। अब आप मुझे बताओ वो कौन सा कलर था जो अप्लाई करने के बाद वापस से आपका इनसॉल्यूबल हो जाता है? मैंने ऊपर बताया था, तो वो थे आपके वेट डाइज, ठीक है। तो इसी तरह सल्फर जो आपका डाई है वो भी वापस से है ना इनसॉल्यूबल हो जाता है वाटर में बाय ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस। दीज डाइज आर जनरली यूज्ड फॉर डार्कर शेड्स, ठीक है, डार्कर शेड्स के लिए जनरली यूज होते हैं ये, स्पेशली नेवी ब्लू, जेट ब्लैक, ब्राउन एंड खाकी कलर, ठीक है, आप ये याद कर लेना। दीज डाइज आर नॉट हैविंग फुल स्पेक्ट्रम ऑफ कलर, ट्रू येलो कलर इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, ट्रू येलो कलर इसमें ज़्यादा मतलब होता ही नहीं अवेलेबल, यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपका इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे हम सल्फर डाइज की, तो वो क्या है? देखो, यहाँ पे भी यही बताया गया है कि जो सल्फर डाइज है ना वो है ना सेल्यूलोसिक फाइबर के लिए अच्छे हैं, ठीक है, हमने ऊपर भी पढ़ लिया है इसको। लो कॉस्ट में आप इसको डाई कर सकते हो, ये आपके वॉशिंग में और आपका मे बी लाइट्स में ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। तो सेल्यूलोसिक फाइबर की बात हो रही है, और ये है ना कंप्लीट रेंज ऑफ डल शेड देता है, लेकिन पेस्टल शेड जो होती है ना उसमें इसको थोड़ा सा इसकी पुअर थोड़ी रहती है शेडिंग में भी। तो दीज डाइज आर मेनली यूज फॉर डाइंग ब्लैक, ब्राउन, नेवी ब्लू, ऑलिव इन मीडियम टू डार्क शेड्स, ठीक है, आप कैसे भी इसको करो। सम येलो एंड ब्लू शेड्स आर ऑल्सो अवेलेबल बट देयर इज ओनली रेड एंड ग्रीन डाई, ठीक है, ओनली वन रेड एंड अ ग्रीन डाई, ठीक है। इसके बाद देखो, नेक्स्ट है, दीज डाइज आर ऑल्सो यूज फॉर इम्प्रूविंग वॉश फास्टनेस ऑफ डायरेक्ट डाई। तो देखो, डायरेक्ट डाई जो आपने फैब्रिक पे अप्लाई कर रखा है ना उसकी वॉशिंग अच्छी करने के लिए, वॉशिंग में वो कलर न जाए तो हम सल्फर डाई भी देते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो इसमें देखो टॉपिंग होता है, इसको बोलते हैं टॉपिंग। आपको पूछ सकते हैं टॉपिंग क्या होता है, तो आप ये याद कर लेना। नेक्स्ट देखो, सल्फर डाइज आर हैविंग गुड फास्टनेस टू लाइट वॉशिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, प्रेस्पिरेशन, यानी कि लाइट में, वॉशिंग में, ड्राई क्लीनिंग में, पर्सपिरेशन होता है कि पसीना, तो इसमें आपका डाई नहीं जाने वाला। हाउएवर दीज डाइज हैव पुअर फास्टनेस टू क्लोरीन, क्लोरीन के आगे क्लोरीन ब्लीच में भाई ये ख़त्म हो जाएगा, आपका कलर पुअर हो जाता है इसमें। सल्फर डाइड मटेरियल्स कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग period at higher than normal room temperature because it presence of moisture it tends to oxidize and form sulfur। देखो, अगर आपने सल्फर डाई यूज़ किया है ना तो इसको आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर में नहीं रखोगे, क्योंकि मॉइस्चर से ना ये क्या होएगा, ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज होके क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, एंड देन एसिड कॉज टेंडरिंग ऑफ सेल्यूलोसिक फाइबर। तो मतलब इससे ना आपका फैब्रिक खराब होगा, कलर खराब होगा। तो आप इसको सही टेम्परेचर पे रखो जो इसके लिए होता है, ठीक है, नहीं तो ऑक्सीडाइज होकर इसका सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है इसमें कन्वर्ट, और है ना ये खराब हो जाएगा आपका कलर।
Due to this tendering process, sometimes the color of the fabric also changes. तो आपका फैब्रिक का कलर भी चेंज हो जाएगा, डल हो जाएगा फैब्रिक. दिस इसको क्या बोलते हैं हम, ब्रॉन्जीनेस ऑफ द शेड. तो मेनली यहाँ पे क्या बताया है आपको, आप ये अच्छे से याद कर लेना कि आपको सल्फर डाइड जो आपका भी फैब्रिक है ना, उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर से हाइयर उसमें नहीं रखना. ठीक है, यहाँ आप ठीक से पढ़ना है इसको. हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर से, वरना ऑक्सीडाइज होके सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करेगा ये. और इससे क्या होगा, टेंडरिंग टू सेल्यूलोसिक फाइबर में आपके. उससे क्या होता है, इस प्रोसेस की वजह से, टेंडरिंग प्रोसेस की वजह से क्या होगा, जो है ना आपका फैब्रिक का कलर चेंज होकर डल हो जाएगा. ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्रॉन्जीनेस ऑफ शेड. तो ये आपका मेन आपको पता चला है, ये आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट देखो रिएक्टिव डाइज. तो ये क्या है, वाटर सॉल्यूबल. ठीक है, डायरेक्टेड डाइज आपके वाटर सॉल्यूबल थे, अब ये भी वाटर सॉल्यूबल है. आयोनिक इन नेचर है आपके. दिस टाइप ऑफ डाइज रिएक्ट विथ फाइबर्स विद एंड मेक कोवलेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग विद द फाइबर, हेंस दे आर कॉल्ड रिएक्टिव डाइज. यानी कि ये आपके फाइबर के साथ कोवलेंट बॉन्ड में आता है, यानी कि ये आप, इसलिए इसको हम रिएक्टिव डाई बोलते हैं. ये आप याद कर लेना. आगे देखो, यहाँ पे हम और देखेंगे इनके बारे में कि प्रोक्योन यानी कि ट्राइजाइन टाइप H is a hot type of reactive dye and it react with cellulose in presence of sodium carbonate at the temperature range. This Procyon is cold type reactive dye, reacts at room temperature in presence of sodium carbonate. तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि, तो देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए हाईलाइट कर दिया है. तो जो प्रोक्योन H माइनस वाला है ना, वो हॉट टाइप होता है आपका रिएक्टिव डाई. ठीक है, ये आपको याद रखना है. रिएक्टिव डाई के अंदर आपका नाम है प्रोक्योन माइनस H. तो इसको हम ट्राइजाइन टाइप भी बताया गया है यहाँ पे. तो ये हॉट टाइप होता है रिएक्टिव डाई आपका, जो कि सेल्यूलोज के साथ रिएक्ट करके किसके प्रेजेंस में, सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में, जिसका टेम्परेचर रेंज क्या है 75 to 90 डिग्री सेल्सियस. तो ये इस तरीके से रिएक्ट करता है विथ सेल्यूलोज. और यहाँ पे देखो प्रोक्योन माइनस C, यानी कि प्रोक्योन C जो है आपका, वो कोल्ड टाइप होता है. आपका जो ऊपर वाला था वो हॉट टाइप था. तो ये रिएक्टिव डाई है कोल्ड टाइप, और ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है. इसका टेम्परेचर रूम है, उसका टेम्परेचर 75 to 90 डिग्री सेल्सियस था. और ये किसके साथ किसकी प्रेजेंस में करेगा, सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में, और ये भी सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में. ठीक है, ये आप देख लेना. देन रेमोजोल इज अनदर टाइप ऑफ रिएक्टिव डाई. ठीक है, विनाइल सल्फोन रिएक्टिव डाई, इसको ये दूसरा नाम है इसका विनाइल सल्फोन. तो ये नाम आपको सारे याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ लेगा. एंड रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ बेस and undergoes elimination reaction to form vinyl sulfone group, which then combines with cellulose and make bonding. It is a time consuming process. तो देखो क्या होता है, रेमोजोल जो है ना, वो ऐसा रिएक्टिव डाई है जो किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, बेस की प्रेजेंट में. जो आपकी एसिड बेस होता है ना, तो बेस की प्रेजेंट में करेगा ये. और है ना क्या करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन के तहत ये डाई आपका कौन सा ग्रुप बनाएगा, विनाइल सल्फोन वाला ग्रुप बनाएगा ये एक. और फिर कंबाइन करेगा सेल्यूलोज के साथ, बॉन्डिंग बनाएगा. और इसको यहाँ इसलिए ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. तो सबका अलग अलग होता है. यहाँ मैंने आपको प्रोक्योन H और C का बता दिया, रेमोजोल का बता दिया. नेक्स्ट देखो आप, एक है आपका दिस डाइज आर प्राइमरी यूज्ड फॉर कॉटन एंड अदर सेल्यूलोजिक फाइबर. ठीक है, कॉटन और सेल्यूलोजिक फाइबर एट एन एल्कलाइन pH ऑफ 9 to 12. ठीक है, ये भी याद होना चाहिए आपको, एल्कलाइन pH इसका 9 to 12. दिस डाइज कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर वूल, सिल्क, पॉलीआमाइड फाइबर इन वीक एसिडिक डाई बाथ. ठीक है, वीक एसिडिक डाई बाथ में हम पॉलीआमाइड, इसके अलावा सिल्क, वूल और कॉटन और सेल्यूलोज फाइबर में इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इसके एप्लीकेशन के बारे में क्या दिया हुआ है, रिएक्टिव डाइज कैन बी अप्लाइड बाय एग्जॉस्ट मेथड. ठीक है, एक और बताओ मुझे, एग्जॉस्ट मेथड किसका था, वो था आपका सल्फर डाइज का. ठीक है, एज वेल एज
पैड बैच मेथड ऑल्सो, तो इसका एक और मेथड आ गया यहाँ पे, पैड बैच मेथड। उसके अलावा रिएक्टिव डाइज आर अवेलेबल इन कंप्लीट रेंज ऑफ कलर्स, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव एक प्लस पॉइंट आ गया आपका कि कंप्लीट रेंज ऑफ कलर होता है यहाँ पे, दे आर वेरी ब्राइट इन कलर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप याद कर लेना। नेक्स्ट देखो, दिस डाइज आर हैविंग वेरी गुड फास्टनेस टू वॉशिंग में ये सही है, वेरी गुड फास्टनेस टू लाइट, और ड्राई क्लीनिंग, पर्सपिरेशन, क्रॉकिंग, पुअर, लेकिन पुअर किस में है ये कलर आपके, क्लोरीन ब्लीचिंग में, ठीक है, क्लोरीन ब्लीचिंग में। इट इज़ वेरी इजी टू ऑब्टेन लेवल डाइंग यूजिंग रिएक्टिव डाई। लेवल डाइंग कैसे आप आसानी से कर सकते हो, रिएक्टिव डाई एक डाइंग मेथड हो गया, और आपका डाई कौन सा होता है अच्छा इसके लिए, रिएक्टिव डाई कौन से मेथड के लिए, लेवल डाइंग के लिए, ओके। आगे देखो, these dyes are having high flexibility in choice of method of application। तो इसके जो आप मेथड देख रहे हो ना एप्लीकेशन का, तो उसमें है ना, मतलब आप कोई भी मेथड यूज़ करो ये आपके आ जाएंगे कलर, ठीक है। फ्लेक्सिबल का मतलब यही होता है कि ज़्यादा इसको हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ यूजिंग रिएक्टिव डाइज हाई, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्राइस लॉस ऑफ डाइज ड्यूरिंग एप्लीकेशन एंड एक्सटेंसिव वॉशिंग, दिस डाइज टेक एक्सेसिव टाइम, ठीक है, टाइम लेता है, ये आपका महंगा होता है, और आपका क्या है, प्राइस ज़्यादा है, तो इसलिए इसको हम इसका एक माइनस पॉइंट मानेंगे। फिर आपका देखो डिस्पर्स डाइज देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, डिस्पर्स डाइज ये आपका अनदर टाइप ऑफ डाई है। तो दीज डाइज वर ओरिजिनली डेवलप्ड of the dyeing of cellulose acetate, but nowadays they are used to dye nylon, cellulose, ट्राइसिटेट एंड एक्रिलिक फाइबर्स टू। तो इसको हमने क्यों डेवलप किया था, सेल्यूलोज एसीटेट को डाई करने के लिए, लेकिन अब क्या ये यूज़ होता है, नायलॉन, सेल्यूलोज, ट्राइसिटेट और एक्रिलिक फाइबर को डाई करने के लिए, ठीक है। दिस डाइज वर लार्जली यूज फॉर डाइंग ऑफ पॉलिएस्टर मटेरियल, ठीक है, पॉलिएस्टर मटेरियल के लिए भी डायरेक्ट ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं। डिस्पर्स डाइज आर नॉन आयोनिक aromatic compound with relatively low molecular weight, ठीक है, and has an extremely low solubility in water, extremely low solubility। और हम क्या देखा इसमें हमने, नॉन आयोनिक एरोमेटिक कंपाउंड है ये, और इसका मॉलिकुलर वेट भी कम है। दिस डाइज आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, ग्रैनुअल, लिक्विड, पेस्ट फॉर्म। क्या क्या फॉर्म है इसके, पाउडर आपको मिल जाएगा, ग्रैनुअल मिल जाएगा, लिक्विड और पेस्ट, ठीक है। दिस डाइज कैन बी सब्लिमाइज एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर में चलेगा आपका कलर। एंड दिस सब्लिमेशन प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्पर्स डाइज एट हाई टेम्परेचर इज यूज्ड इन ट्रांसफर प्रिंटिंग। ट्रांसफर प्रिंटिंग में इसको यूज़ करते हैं इसीलिए क्योंकि हाई टेम्परेचर पे काम करता है ये, और रैपिड डाइंग देता है, ठीक है, रैपिड डाइंग प्रोसेस हो जाता है। Dyeing of polyester is generally carried out at high temperature and high pressure. These dyes are also used for heat transfer printing. Heat transfer printing के लिए हो, या फिर transfer printing वही बात हो गई, और polyester printing इन सब में disperse dyeing जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है। नेक्स्ट देखो, dispersed dyes produce very good range of shade, ठीक है, except dark blue and black। तो कहाँ पे ये नहीं होता भाई, डार्क ब्लू और ब्लैक कलर पे इसके शेड अच्छे नहीं आते या होते नहीं है। दीज डाइज आर हैविंग गुड एक्सीलेंट फास्टनेस टू पर्सिपिरेशन, क्रॉकिंग, ड्राई क्लीनिंग और लाइट और वॉशिंग, सब में ये सही है कलर आपका। पर कहाँ पे, बट दीज डाइज आर यूज्ड ऑन एसिटेट, इट एक्साइबिट पुअर फास्टनेस टू लाइट में, यानी कि एसिटेट पे ना लाइट के अंडर ये ना फेड हो जाता है, ठीक है, गैस फेडिंग हो जाती है, सब्जेक्ट टू गैस फेडिंग। तो आप ये देख लेना। देन बेसिक डाइज, एक और डाइज है आपका, डाई है बेसिक डाई है ड्राइव फ्रॉम सॉल्ट ऑफ ट्राइफेनाइल मेथेन डेरिवेटाइव्स। तो ये यहाँ से निकला है आपका ट्राइफेनाइल मेथेन डेरिवेटाइव्स, कुछ भी आप देख लेना। दीज आर वाटर सॉल्यूबल, ठीक है, वाटर सॉल्यूबल है आपका, कंटेन कैटियोनिक ग्रुप, ठीक है, कहाँ से है ये, कैटियोनिक ग्रुप में से। These dyes are mainly used for dyeing of acrylic and mod acrylics material, ठीक है। Apart from these, basic dye can also be used for effectively dyeing of wool, silk, but poor for
बट अगर आप वूल और सिल्क इस पर डाई करोगे ना तो आपका कुछ इसकी खामियां हो सकती है, लेकिन यहाँ पे देखो अगर आप एक्रिलिक और मोड एक्रिलिक मटेरियल में यूज़ करते हो तो काफ़ी अच्छा है आपका, ठीक है। इट आल्सो भी यूज़ फॉर नायलन, नायलन के लिए भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। सम वेराइटी ऑफ पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बेसिक डाई प्रोड्यूस कंप्लीट रेंज ऑफ ब्राइट कलर, गुड कलर फास्टनेस टू लाइट वॉशिंग, परस्पिरेशन, क्रॉकिंग फॉर एक्रिलिक एंड मोल्ड। एक्रिलिक और मोल्ड के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि कोई भी चीज़ से उसको अफेक्ट नहीं होने वाला, चाहे वॉशिंग हो, लाइट हो, परस्पिरेशन हो, क्रॉकिंग हो, कुछ भी हो, ठीक है। बट इट एग्जिबिट वेरी पुअर फास्टनेस टू वॉशिंग एंड लाइट ऑन वूल एंड सिल्क, मैंने ऊपर बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप एसिड डाइज आपके कैसे होते हैं। दिस डाइज आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, ठीक है, याद रखना ये सारी चीज़ें आप, एमसीक्यू या कैसे भी पूछ सकते हैं आपसे। हैविंग वेरी गुड एफिनिटी टू वूल एंड सिल्क, अब देखो कोई भी कलर यहाँ पे वूल सिल्क के लिए नहीं मिल रहा था हमें, अब आ गया आपका एसिड डाई, ठीक है। ये वूल सिल्क के लिए काफ़ी अच्छा है अंडर एसिडिक मीडियम, ठीक है। दीज डाइज आर अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट एंड आर वाटर सॉल्यूबल, भाई वाटर सॉल्यूबल भी हो गया, सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट है, अवेलेबल है। दीज डाइज आर अप्लाइड इन एसिड मीडियम बाय एग्जॉस्ट मेथड, यहाँ पे भी आ गया एग्जॉस्ट मेथड। 3 कलर बता दिया मैंने आपको एग्जॉस्ट मेथड वाले, एक मैंने आपको बताया एसिड डाई और मैंने आपको बताया था रिएक्टिव डाई बताया था मैंने आपको, और एक आपको मैंने बताया था सल्फर डाइस, ठीक है। मे बी एसिड डाइज आर मेनली यूज फॉर डाइंग वूल एंड सिल्क, एक्रिलिक, नायलॉन, स्पेंडेक्स कैन ऑल्सो बी डाइड विद एसिड डाइज, एक्सीलेंट फास्टनेस, अच्छी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। फिर एन एसिड डाई प्रोड्यूस कंप्लीट रेंज ऑफ कलर एक्सेप्ट ब्राइट रेड, ग्रीनिश ब्लू, ठीक है। कौन कौन से कलर नहीं मिलेंगे आपको, ब्राइट रेड, ग्रीनिश ब्लू, however some of the bright colors tend to bleed while some colors have good color fastness to light, तो भाई अलग अलग कलर की हो जाती है, कुछ अच्छे हो जाते हैं लाइट और ड्राई क्लीनिंग में और कुछ कम हो जाते हैं, ठीक है। few of the acid dye have poor fastness to washing, कुछ वॉशिंग में खराब हो जाता है, ठीक है। फिर आपका आता है क्रोम मॉर्डेंट या मेटेलिक डाई, ठीक है। इन दिस क्लास ऑफ डाई मेटेलिक सॉल्ट ऑफ कोबाल्ट, ठीक है, मेटेलिक सॉल्ट ऑफ कोबाल्ट, एल्यूमिनियम और कॉपर आर एडिड टू डाई, डाई में ऐड करते हैं हम डाई मॉलिक्यूल में फॉर इम्प्रूविंग फास्टनेस प्रॉपर्टीज ऑफ डाई, इसको अच्छा बनाने के लिए। दीज डाइज आर जनरली वाटर सॉल्यूबल, ठीक है, इन नेचर एंड आर अप्लाइड इन एसिडिक मीडियम। आप मुझे बताना कि कौन कौन से डाइज मैंने आपको बता दी जो वाटर सॉल्यूबल है, ठीक है, और कौन कौन से एग्जॉस्ट मेथड से डाई होते हैं। मॉडर्न डाइज टेक्स मोर टाइम कंपेयर टू अदर क्लास ऑफ डाइंग, ठीक है। तो ये क्या है ना, टाइम कंज्यूमिंग है। दीज डाइज कैन बी अप्लाइड इन फाइबर, यार्न और फैब्रिक फॉर्म, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया अभी कि कहाँ कहाँ कौन कौन से फाइबर में होगा आपका, यार्न, फाइबर, फैब्रिक फॉर्म, यहाँ पे इसको यूज करोगे आप। नेक्स्ट देखो मेटेलिक डाइज आर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर डाइंग ऑफ वूल, सिल्क, वर मैक्सिमम वेट फास्टनेस इज रिक्वायर्ड, तो हमें यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी, वेटिंग एजेंट में भी फॉर डाइंग वूल एंड सिल्क, ठीक है, यानी ज़्यादा वेट फास्टनेस होनी चाहिए वहाँ पे अगर आपको इनको डाई करना है। However, acrylic, nylon, spandex can also be dyed with modern dyes, ठीक है। modern dyes have excellent fastness to perspiration and washing, तो ये अच्छे हैं, आपको पसीना या वॉशिंग में कोई वो नहीं होने वाला, कलर फेड, गुड फास्टनेस टू लाइट एंड ड्राई क्लीनिंग ऑल्सो, एंड वेरी गुड फास्टनेस टू क्रॉकिंग, यानी सब चीज़ें इसकी बढ़िया है भैया आपके कलर की। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 टॉपिक अच्छे से समझा दिए हैं आपके, मैंने आपको फीचर्स बता दिए, टाइप्स बता दिए और एप्लीकेशन बता दी, और आपको टाइप्स ऑफ वो बता दिया मैंने कलर के, जो कि थे डाई और पिगमेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।